नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोलफुल ऑडियो बुक। यहाँ आपको मिलेगी अनगिनत दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। डार्क मफिया रोमिंग। पार्ट 71। मीरा जैसे ही जेस के पेंटहाउस का दरवाजा मेरे पीछे बंद हुआ, मेरी फेफड़ों को आखिरकार सांस लेने की याद आई। मुझे परवाह न थी कि मैं तूफान के बीच निकल रही थी, न इससे कि उसके आदमी अब मुझे देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे कि किस तरह मैंने डॉन की बात वापस उसके मुंह पर दे मारी। मुझे परवाह सिर्फ उस एक वाक्य की थी जो मेरे होठों से अनजाने में निकल गया था। तेरे बाप ने मेरे बाप को मारा था। वो शब्द जहर की तरह निकले थे, बिना प्लान के, बिना रोक के। सालों से मैं उस सच को दिल के तालों में बंद रख रही थी, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा हथियार था। पर आज, जब उसने फिर से मुझे कैद करने की कोशिश की, मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। और अब वो जान चुका था। वो जान चुका था कि मैं जानती हूँ। मासिमो के दिए गए अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर मैं अंदर आई और पहला कदम रखते ही बैग जमीन पर गिरा दिया। कमरा वैसा ही था, पर आज पहली बार वो थोड़ा सुरक्षित सा लगा। मुझे पता था मासिमो की मेहरबानियां कभी बिना कीमत के नहीं आती, फिर भी फिलहाल ये मेरे लिए इकलौता ठिकाना था। मैं दरवाजे से पीठ लगाकर फर्श पर बैठ गई, घुटनों को सीने से लगा लिया। कमबख्त, मैंने धीरे से कहा, कितनी मूर्ख हूं मैं। शानदार झूमर की छाया दीवारों पर लहर रही थी, पर मेरी आंखों में सिर्फ वो एक दृश्य था, जेस का चेहरा, जब मैंने सच कहा था। उसका चेहरा जम गया था, न गुस्सा न अहंकार, बस एक तीखा, बेबस सन्नाटा। वो उस पल पहली बार बेजवाब दिखा था। शायद वो पछता रहा था, या शायद पहली बार वो मेरी आवाज में अपने बाप की छाया सुन रहा था। मैंने पलकें बंद की, नाखून हथेलियों में धंस गए। सालों से वो रात मेरे अंदर जाग रही थी, वो रात जब पिता का शरीर खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था और माँ की चीखें घर की दीवारों से टकरा रही थी। फिर बस सन्नाटा। रॉबर्टो का हाथ मेरे हाथ में था, भागते हुए दो बच्चे, दुनिया के लिए अनाथ हो चुके। और अब सालों बाद पता चला, ये कोई दुर्घटना नहीं थी। ये फैसला था, आदेश था, किया गया काम था। डॉन विट्टोरियो रोमानो का आदेश, जेस के पिता का आदेश। मैंने हाथ से मुंह ढक लिया, जैसे उल्टी आ जाएगी। जिस आदमी से कभी प्यार किया था, वो हत्यारे का बेटा था। और आज मैंने उसे याद दिला दिया कि मैं सब जानती हूँ। अब वो क्या करेगा? इनकार करेगा? सच दबा दगा जैसे उसके परिवार ने सालों से हर गुनाह दबाया था? या स्वीकार करेगा? मुझे उसका खामोश चेहरा याद आ रहा था। उस जेस का खामोश हो जाना हमेशा खतरे की घंटी था। मैंने धीरे से उठकर कमरे में टहलना शुरू किया। कांच की खिड़की में शहर की रोशनी झिलमिला रही थी और मेरे प्रतिबिंब में सिर्फ थकान और संदेह था। मुझे विजय महसूस करना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार मैंने पहला वार किया था। पर अंदर से कंपन उठ रहा था। डर था, क्योंकि अगर सच कहूं तो अब भी उसकी ख्वाहिश मुझ में जिंदा थी। वो एहसास कि वो दरवाजा खोले, मेरे कंधे थामे और कहे, ये सब झूठ था, लेकिन हकीकत और ख्वाहिश में हमेशा तलवार पड़ी होती है। मैंने काउंटर से गिलास उठाया और पानी पी लिया, पर सीने की आग नहीं टूटी। मासिमो की बातें दिमाग में गूंज गई। वो दस्तावेज ढूंढ, और जो जानती है उसे हथियार बदला। यही तो मकसद था। मैं यहाँ इसलिए थी कि अपने माँ बाप का हिसाब लूं, ना कि फिर किसी पागल प्यार में भटक जाऊं। पर सच्चाई ये थी कि मेरे होठ अब भी उसके चुंबन की गर्मी महसूस कर रहे थे। मैं खिड़की से टिकी रही और धीरे से फुसफुसाई, मेरे साथ क्या गलत है?
इतनी ही देर में फोन काउंटर पर वाइब्रेट हुआ। मासिमो नाम देखकर दिल सिकुड़ गया। मैंने कॉल इग्नोर कर दी। वो कभी मुझसे मेरी सलामती के लिए नहीं पूछता था, उसका मतलब हमेशा फायदा होता था। अगर उसे पता चल गया कि मैंने जेस के आमने सामने सच बोल दिया, तो वो मुझे खेल से बाहर कर देगा। लेकिन जेस, वो तो अब चुप था और उसकी चुप्पी से डर लगता था। क्या वो अब मुझे ढूंढने आएगा? क्या ये एक नई जंग की शुरुआत थी? मैंने बिस्तर पर बैठकर माथा हथेलियों में छिपा लिया। थकान, पछतावा और डर सब एक साथ दिमाग पर छा गए। बालकनी के बाहर एलए की रात झिलमिला रही थी, पर मेरे अंदर सिर्फ अंधेरा था। मुझे रॉबर्टो को फोन करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि मैं सुरक्षित हूँ। पर कैसे समझाऊं कि मैंने वो सच कह दिया जो सबको सालों से डर था? क्या वो जानता था भी कि हमारे पिता को किसने मारा था? अगर हाँ, तो उसकी चुप्पी सबसे बड़ी धोखा हो सकती थी। मैं लेट गई, छत को घूरती रही, हर वाक्य दोहराते हुए, तू कहीं नहीं जा रही। तेरे बाप ने मेरे बाप को मारा था, अब वापसी का रास्ता कोई नहीं था। और शायद मैं अब वापस जाना भी न चाहती थी। थोड़ी झपकी के बाद जब आँख खुली, फोन पर एक वीडियो नोटिफिकेशन था, जेस का भेजा हुआ। वो वीडियो था जब मैं शादी के दिन उसकी तरफ चल रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि वो मुझे रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो इतना खूबसूरत था कि पल भर के लिए होठों पर मुस्कुराहट आ गई, पर वो मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई। क्या इसका मतलब था कि वो कुछ कह रहा था, या बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था? मैंने उत्तर लिखने के लिए फोन उठाया ही था कि अचानक मेरे रोम खड़े हो गए। कुछ गलत था, बहुत गलत। मैं भागकर लैपटॉप तक आई। सिक्योरिटी कैमरे खुले पर स्क्रीन ब्लैंक था। किसी ने सिस्टम से छेड़छाड़ की थी। शिट, मैंने धीरे से कहा। मैंने झटपट दराज से अपना गन निकाला, पर दिल जानता था, लड़ाई नहीं, भागना ही बेहतर है। जल्दी से जरूरी चीजें उठाईं और वॉक इन क्लोसेट की तरफ भागी। मासिमो ने सोचा था वो रास्ता मुझे नहीं पता, पर मैंने कई महीने पहले ही वो सीक्रेट पासेज ढूंढ लिया था। दीवार में छिपा बटन दबाया, दरवाजा धीरे से खुला। मैं अंदर स्लिप हो गई। नीचे कदमों की आवाज आ रही थी। वो लोग घर के अंदर थे। छिपे छिपे मैं नीचे उतरती गई, फोन एयरप्लेन मोड पर, फ्लैश लाइट बस इतनी की पैर दिखें। आखिर जब नीचे पहुंची, पीछे दरवाजा थोड़ा सा खोला, खुले आंगन की ठंडी हवा आई। पीछे से कदमों की तेज ध्वनि आई, वो पास आ रहे थे। मैंने दरवाजा पूरी तरह खोला ताकि उन्हें लगे कि मैं भाग गई हूँ। फिर सीढ़ियों के नीचे कूड़ेदान के पीछे छिप गई। 3 आदमी बाहर दौड़े, चारों तरफ देखते रहे। वो निकल गई, उनमें से एक ने कहा, और सब फिर ऊपर की तरफ भाग गए। मैंने पहली बार धीरे से सांस ली। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, पर फिर वो सच समझ आ गया जिसने मेरे खून को ठंड कर दिया। अगर वो लोग उस गुप्त रास्ते तक पहुंच गए थे, तो इसका मतलब था केवल एक चीज, मासिमो ने ही भेजा था उन्हें। पार्ट 72। मीरा। मैंने कई मिनट तक सांस रोके रखी, यह पक्का करने के लिए कि वह लोग वाकई जा चुके हैं या कहीं आसपास छिपे नहीं हैं। जैसे ही थोड़ा विश्वास हुआ, मैंने पीछे का दरवाजा धीरे से खोला और भाग पड़ी। मैं रुकी नहीं। जब तक फेफड़े जलने ना लगे, कदम थमे नहीं। हर कदम गोली जैसी आवाज कर रहा था। सीने की धड़कन पैरों के मिल से तेज चल रही थी। जब तक मैं मासिमो की इमारत के पीछे वाले एक अंधेरे गलीचे तक पहुंची, पसीना मेरे कपड़ों में घुस चुका था और हाथ इतने कांप रहे थे कि गन गिरने की कगार पर थी। रात की ठंडी हवा भी शरीर की गर्मी को कम न कर पाई।
मैं कूड़ेदान के पीछे झुक गई, धातु के कगार को पकड़े। सांसें थोड़ी थोड़ी आ रही थी। 3 गिनती के बाद मैंने धीरे से किनारे से झांका। शांति। कोई कदम नहीं, कोई आवाज नहीं। वो लोग जा चुके थे, फिलहाल के लिए। मैंने छाती पर हाथ रखा, दिल को संभालने की कोशिश की जो अब भी पागलों जैसे धड़क रहा था। एक नाम दिमाग में गर्जना करते उठा, मासिमो। वो लोग अजनबी नहीं थे, न किसी दुश्मन के भाड़े के सिपाही। उनकी चलन, उनके कपड़े, सब कुछ मासिमो के आदमियों जैसा था। तो यही था, यही सच था। मैंने दीवार से पीठ लगाई और एक कड़वी सी हंसी छूटी, अविश्वास भरी। तो तू ही था ये, मैंने सरगोशी में कहा। मासिमो रिक्कार्दी, वो सजीला, मीठे शब्दों वाला आदमी जिसकी हर बात मेरे सीने में झूठ सा उतरती थी। उसने मुझसे बदले की कसम खवाई थी, पर वो तो केवल खेल खेल रहा था मेरे साथ, मेरी जिंदगी से। मैं समझ रही थी कि मैं उसे बरगला कर खेल रही थी, पर असल में वो मुझे खेल रहा था। कितना मूर्ख थी मैं। अब समझ आया वो लोग क्यों आए थे, मुझे मारने या कैद कर लेने। कौन जानता, मासिमो कभी दूसरों को अपने पर हावी होने न देता। वो अपने कठोर नियमों से चलता था और उसे भूलने वालों को होर्रों से सिखाता था। कमीनी मैंने आंखों पर हथेलियां रख दी। गले में गांठ उभर आई। मैंने क्या सोच लिया था कि वो मेरा दोस्त है, वो इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। वो कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकता था। वो तो सिर्फ दस्तावेज चाहता था, वो जो जेस के पास था। मैं उसके लिए उसी शतरंज के प्यादे के बराबर थी जिसे कुर्बान करने में कोई हिचक न हो। मैंने घुटनों पर जमीन से उठते हुए फुसफुसाया, अब बस, अब वो अपार्टमेंट भी मेरा नहीं रहा, कभी था भी नहीं। मीठी झूठी मुस्कान के नीचे मासिमो की हथकड़ियां छिपी थी। मैंने बंदूक को बैग में रखा, जिप कसी और जैकेट को अपने चारों ओर लपेटा। अब इस शहर की हर गली मुझे जैसे घूर रही थी। हर रोशनी एक चेतावनी थी, हर छाया में जैसे किसी का साया छिपा था। मैंने 3 ब्लॉक तक दौड़ लगाई, फिर थक कर रुक गई। पैर कांप रहे थे। किसी बंद दुकान की दीवार के सहारे पेट सांसें ली। अब किसे कॉल करूं? मासिमो को? नहीं, कभी नहीं। जेस को? अभी तो नहीं। उससे कई घंटे पहले ही तो मैंने कहा था, तेरे बाप ने मेरे बाप को मारा। उसकी खामोशी अब भी मेरे दिल में गूंज रही थी। अगर उसने वापस बोल दिया तो शायद मैं टूट जाऊंगी। तो बचा कौन? रोबर्टो। मैं धीरे से सड़क के किनारे बैठ गई, बैग से फोन निकाला। उसका नंबर स्क्रीन पर दिख रहा था। अंगुली थरथरा रही थी। मैं जानती थी वो इकलौता व्यक्ति था जिसे मैं पूरी तरह भरोसा कर सकती थी। पर क्या कहूं? मैं दोनों आदमियों के बीच फंसी हूं, और शायद अभी अभी उनमें से एक को सच कह आई हूं। नहीं, न अभी। वो परेशान हो जाएगा, और अगर मदद करने आ गया तो वो खुद शिकार बन जाएगा। मैंने फोन बंद कर जेब में डाल लिया। थोड़ा आराम सांस का मिला, पर दिल अब भी भारी था। कहाँ गई मैं भी? हर दम दर्द के इर्द गिर्द भटकती रही। मासिमो ने धोखा दिया, जेस के बाप ने मेरा घर उजाड़ दिया, और जेस, वो तो कहीं बीच में था, प्यार और नफरत के मिलन पर। मेरे होठों से एक कटु हंसी निकली। मुझ में क्या कमी रह गई है? क्यों हमेशा ऐसे आदमी मिलते हैं जो मुझे अपने युद्ध में एक हथियार समझते हैं? लेकिन इस बार कसम खाई, अब किसी पर भरोसा नहीं। न मासिमो पर, न जिस पर, न इन शहर की चमक पर। अब सिर्फ मैं हूं और मेरी लड़ाई।
और अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए उन दोनों की दुनिया को राख में बदलना पड़ा, तो मैं वो भी करूंगी। एक कदम फिर दूसरा, पीछे नहीं, बस आगे, क्योंकि वापस गई तो फिर से खो जाऊंगी। और आज पता चल गया था कि मैं अब खोने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं जिस होटल में रुकने जा रही थी, वहां जैसे ही काउंटर पर पैसे दिए, फोन बज उठा। स्क्रीन देखते ही दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हुई। मासिमो नहीं था। कहाँ है तू? वो आवाज सीधी आई। तुझे क्या चाहिए, जेस? मैंने थके स्वर में कहा। उसने सांस छोड़ी। जिद मत कर, सिर्फ बता कहाँ है तू। मैं सोच में पड़ गई। क्या अपना ठिकाना बताना अब जोखिम था? पर कम से कम जेस मुझे नहीं मारेगा। मासिमो हो सकता था, उसके लोग भी। मीरा, सुने, अभी कहाँ है तू? वो बोला। मैंने धीरे से कहा, मैं होटल में चेक इन कर रही हूँ। क्यों? तेरी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई है। मैं नेक भौहें सिकोड़ ली। तुझे किवे पता? मत पूछ, बस सच मान। मतलब का कोई बंदा मुझे देख रहा था? आदत से मजबूर हूँ, मैं चीखी। अगर मैं मर गई होती तो? वो गुस्से से बोला, उस कुत्ते को तो मैंने निकाल ही दिया। बस बाहर आ जा। मैं धीरे से घूमी और कांच से झांका। उसकी गाड़ी बिल्कुल सामने खड़ी थी। ओ गॉड, ये आदमी सच में पागल है, मैंने धीरे से कहा। सुना मैंने, उसकी आवाज फोन से आई, और मैं हंस दी। बेइंतहा थकी हुई पर थोड़ी हंसी सी आ गई। वो गाड़ी से उतरा, अब भी सूट में, जैसे किसी मीटिंग से आ रहा हो। उसके एक बाल तक बिखरे न थे। मैंने अपने आप को देखा, वो और मैं, दोनों अलग दुनिया के। फिर भी वो मेरा इंतजार कर रहा था। चल, मीरा, उसने इशारा किया। मैंने एक क्षण सोचा, फिर कदम बढ़ा, सीढ़ियां उतर गई। वो मेरे सामने खड़ा था, आंखों में चिंता, नरमी जिसे वो छिपा न सका। फिर अचानक उसने मुझे खींच लिया, बाहों में भर लिया। पहले मैं कस गई, पर कुछ सेकंड बाद धीरे से उस पर झुक गई। उसकी गर्माहट में एक पल को सुकून था। शायद वो सच में मेरा ठिकाना था, या शायद बस मुझे ऐसा लगता था। 5:73। जेस, अगर तेरे साथ कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैंने सांस छोड़ते हुए कहा। शायद मैं कमजोर हो रहा था, शायद बहुत ज्यादा नरम भी, पर मुझे कोई पछतावा न था। जब मेरे आदमी ने मुझे बताया कि किसी ने उसके अपार्टमेंट में घुसपैठ की है, तो एक पल को दिल ठहर गया था। पिता और भाई को जिस तरह से मैंने खोया था, उसके बाद किसी अपने को फिर से खोने की सहनशक्ति मेरे अंदर नहीं बची थी, खासकर मीरा को। जब पता चला कि वो सुरक्षित है, मेरे अंदर से जो राहत निकली, उसे मैं बयान न कर सका। मैं ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा, मेरा हाथ हटाने की कोशिश करते हुए। मैंने और जोर से उसे थाम लिया। एक क्षण को वो सख्त हुई, और मैंने सोचा अब वो मुझे धक्का देगी। ये उसका हमेशा का तरीका था। वो जिद्दी थी, कटु थी, हर दर्द को शब्दों की धार से वार करती थी। शायद यही सब तो उसकी खूबसूरती का हिस्सा था। पर आश्चर्य से मैंने महसूस किया, वो थोड़ी सी ढीली पड़ी। थोड़ा सा ही सही, पर इतना काफी था कि मुझे यकीन हो गया, वो इस वक्त भाग नहीं रही। कम से कम आज रात तो नहीं। वो क्षण मुझसे सालों की थकान दूर ले गया। मैंने अपना चेहरा उसके बालों में दबा लिया। वो खुशबू मैं भूल ही गया था, मृदु, थोड़ी सी बारूद सी, वैसी जो सिर्फ उसकी थी। मुझे उसे मार देना चाहिए, ये शब्द बिना सोचे मेरे होठों से निकले। वो सख्त हो गई। किसे? मैंने उसके कंधों को थाम लिया, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मासिमो को। उसने भौहें चढ़ाई जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर मैंने उसे रोक दिया। वही था जिसने तेरे आदमी भेजे।
मुझसे मत कहना कि ऐसा नहीं है, मीरा। मैं जानता हूँ वो कौन है, क्योंकि मैं खुद वैसा ही हूँ। तू आज जिंदा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू मेरी है। वो घबराई सी लगी, शायद चाहती थी कुछ कहे पर आवाज उसके गले में अटक गई। मैंने धीमी आवाज में कहा, ऐसा डर फिर से मत दिला मीरा। वो सांस लेकर बोली, डर तुझे लगा? मुझे शिकार बनाया गया मेरे अपने घर में, और तू अपनी भावनाएं गिन रहा है। मेरी आंख फड़की, पर हलक सी मुस्कान भी आई। वो थकी थी, पर उसकी भाषा में अब भी वो तीखापन था। मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। अब गाड़ी में बैठो। आदेश मत दो, उसने तीखे लहजे में कहा। आज मत आजमाना मुझे मीरा। मेरी आवाज थोड़ी नीची हो गई। कुछ पल तक वो मुझे देखती रही, फिर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मैं भी ड्राइवर सीट पर बैठा, इंजन चालू किया और धीरे से गाड़ी चलाने लगा। पैर भारी थे, पर दिल में आग सुलग रही थी। मैंने अपनी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस ली। अगर मासिमो मेरे हाथ आ गया तो वो जिंदा लौट न पाएगा। मीरा चुप थी, मेरी जैकेट को अपनी छाती के पास पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे की थकान अब भी स्पष्ट थी। वो मुझसे नजरें मिलाने से बच रही थी। काफी देर की खामोशी के बाद मैंने पूछा, वापस उस अपार्टमेंट में क्यों गई थी तू? उसका चेहरा मुझ की ओर मुड़ा। क्या? सुन तो लिया तूने? मैंने धीरे से कहा, वो अपार्टमेंट मासिमो का था ना? तू मेरे साथ रहती तो ज्यादा सुरक्षित रहती। उसकी आंखों का हल्का सा कंपन ही मेरे लिए काफी था। हाँ, वही था। वही जिसने सालों का जाल बुन रखा था। मैंने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। क्लासिक मासिमो। झूठ की कहानियां घड़ेगा, तुच्छ वादे देगा, और तुझे उपयोग करेगा मेरे विरुद्ध। तू सोचती है वो तेरे माँ बाप का बदला लेना चाहता है? नहीं मीरा, वो तुझसे मेरा राज निकालना चाहता है। उसकी आवाज कटीली आई। शायद तू ही एकमात्र नहीं जिसने मुझे अपना उपकरण बनाया हो। शब्द दिल के अंदर धंस गए, पर मैंने कुछ न कहा। गाड़ी एक सुनसान गली में धीरे से रोक दी। तू वाकई सोचती है वो तुझसे प्यार करता है? मैंने हंसकर कहा, अगर ऐसा होता तो उसके आदमी तेरे घर का दरवाजा तोड़कर अंदर न घुसते। वो तुझे मरता देखना चाहता तो भेजता ही नहीं उन कुत्तों को। तू अब उसके काम की नहीं रही, इसलिए अब वो तुझे खत्म करना चाहता है। मीरा ने आंखें नीची की, पर उसके चेहरे की सख्ती में कहीं न कहीं सच की झलक था। मैं थोड़ा झुक गया, इतना करीब कि मेरी सांस उसके गाल को छू गई। पर मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगा। मैं तुझे किसी को भी छूने नहीं दूंगा। उसकी निगाहें मुझसे टकराईं, आवाज कांप गई। तू फैसले नहीं लेता मेरे लिए। मेरे होठों से धीरे से निकला, मैं लेता हूँ। क्योंकि चाहे तू माने या न माने, तू मेरी पत्नी है। और मैं जो प्यार करता हूँ, उसे अपने सीने से बांध लेता हूँ। उसकी रक्षा मेरे लिए जिंदगी से भी ऊपर है। वो हटी, पर मैंने उसका जबड़ा हल्के से थाम लिया। उसकी आंखों में गुस्से, नफरत और थोड़ी सी थकान का समंदर था। और फिर वो धीरे से बोली, तू कभी नहीं समझेगा, जेस। तू चाहे मुझे कैद रख, मैं तेरे बाप का पाप कभी नहीं भूल सकती। शब्दों का वजन मेरे सीने में धंस गया। मैंने सिर झुका लिया। पहली बार किसी शब्द का जवाब न था मेरे पास। मैं बस उसके पास झुक गया, माथा उसके माथे से लगाते हुए। आवाज कमजोर थी, पर हर शब्द में सच्चाई थी। अगर तू मुझसे नफरत करती रहे तो कर, बस जिंदा रह मीरा। मेरे पास रह, जहां मैं दिख सकूं, जहां तू महफूज रहे। वो चुप रही, पर उस शांति में भी एक उत्तर था। मौन, पर मेरे लिए वो काफी था। कुछ ही देर में हम मेरे पेंट हाउस पहुंचे। गाड़ी रुकी। शहर की रोशनी नीचे तारों की तरह फैली थी।
मीरा ने सीधे आगे देखा, मुझसे नजरें नहीं मिलाईं। मैंने धीरे से कहा, मैं मासिमो से खुद निपटूंगा। वो मुड़ी, आंखों में थकन और तंज दोनों थे। और फिर क्या? एक को मार के दूसरा आ जाएगा। कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, जेस? कब तक मैं गोली के बीच पिसती रहूंगी? मैंने ठंडे सुर में कहा, मुझे परवाह नहीं उस चक्रीय युद्ध की। मुझे बस तेरी परवाह है। वो हल्का सा हंस पड़ी, कटु सी आवाज में बोली, तू जानता ही नहीं कैसे किसी की परवाह की जाती है। वो कहकर उतर गई, एलिवेटर की ओर चल दी। मैं बस खड़ा रहा, उसे देखता रहा। थकान के साथ साथ उसमें वो इरादा था जिससे मैं हमेशा हार जाता था। जब दरवाजा बंद हुआ, मैं बाहर खिड़की के पास आ गया। स्थिर खड़ा शहर को घूरता रहा। कांच में अपना प्रतिबिंब देखा, वही धूसर आंखें, वही कड़ी जबड़े, लेकिन अब उनमें एक दरार थी। कितने दुश्मनों का खून बहाया था, कितने धोखे सहे थे, फिर भी आज सबसे ज्यादा खतरा मुझे उसकी आंखों से मिला था। जब उसने अपने पिता का जिक्र किया, तो वो नफरत नहीं, इल्जाम था जो मेरी रूह तक घुस गया। मीरा, वो औरत जो मुझे हर दिन तोड़ती भी थी और बचा भी लेती थी। मुझे पता नहीं था कौन सी सच्चाई पहले मुझे मार डालेगी, उसका गुस्सा या मेरी मोहब्बत। पर इतना तो पता था, मैं उसे फिर कभी हाथों से फिसलने न दे सकता। न मासिमो के लिए, न किसी और के लिए। जरूरत पड़ी तो मैं खुद को जला दूंगा, पर उसे सुरक्षित रखूंगा। 5:74। मीरा गेस्ट रूम का दरवाजा धीरे से बंद हुआ और लंबे दिन के बाद मैं पहली बार सचमुच अकेली थी। मैंने दरवाजे से पीठ लगाई, हाथ अब भी कांप रहे थे जब नॉब थामे थे। मन में वो सब कुछ दोहर रहा था जो कुछ घंटे पहले हुआ था। मेरे अपार्टमेंट में घुसे वो आदमी, उनकी तेज कदमों की आवाज, सीक्रेट पासेज की अंधेरी सीढ़ियां, और वो पल जब सीढ़ियों के नीचे छिपी, सांस रोक कर सोच रही थी कि अगर उनकी नजर मेरी तरफ पड़ी तो बस वही अंत होगा। अब जेस के इस कमरे में लेटी मुझे सचमुच समझ आ रहा था कि कितनी करीब थी मैं उस अंत से। मैंने सिर हथेलियों में छिपा लिया, आंखों में जलन थी और आंसू अपने आप गालों पर फिसल गए। मैं मर सकती थी। ये विचार सीने में ठहर गया, कच्चा और चुभने वाला। मैं वास्तव में मर सकती थी आज रात। बैग कुर्सी पर फेंका, चेहरे पर हथेली रखकर आंसुओं को रोकने की कोशिश की, पर वो जिद्दी थे। गर्म, बेकाबू, लड़खड़ाते पलकों के साथ फूट पड़े। मैं बिस्तर के किनारे बैठी घुटनों पर झुक गई, घुटन के साथ लंबी सिसकी निकली। मेरी जिंदगी हमेशा भागने में गुजर गई थी। माँ बाप की मौत की याद से, डरावने सपनों से, जेस से, मासिमो से। हर कदम बस जीने का संघर्ष था, पर आज रात तो वो संघर्ष भी हार रहा था। सांस लेना दर्द दे रहा था। छाती ऐसे लग रही थी जैसे कोई भीतरी खंचाव रोक रहा हो। हथेलियां चादर में धंस गईं। क्या होता अगर मैं बच ना पाती? अगर वो रास्ता नहीं खुलता? अगर मैं सीढ़ियों के नीचे छिपने की सोच न पाती? अगर वो मुझे वापस खींच ले जाते? हर संभावना मेरे दिमाग में घूम रही थी। सबसे भयानक संभावनाएं। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। क्या मैं इतनी बेकार थी कि मुझे मार दे जाना ही सबसे सही विकल्प था? उनके लिए मैं केवल एक औजार थी। काम न रहा तो बेकार फेंक दी जाऊंगी। मैंने झट से मुंह पर हाथ रखा कि कोई सिसकी बाहर न निकले। शहर की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, पर कमरा फिर भी अंधेरे से भरा था। लॉस एंजेलिस की चमकती इमारतें मेरे लिए सिर्फ डर की परछाइयां थी। जिंदगी सच में धागे पर टिकी थी। एक गलत कदम और सब खत्म। मेरे हाथ अपने आप पेट पर गए, खाली, सालों से खाली। वो बच्चा याद आ गया जिसे मैं कभी गोद में नहीं ले पाई।
दूसरे दर्द के साथ एक पुराना घाव भी फिर से जग गया। अगर आज मैं मर गई होती तो सिर्फ मैं न खत्म होती, मेरे माँ बाप की यादें, मेरा खोया बच्चा, वो पुरानी मीरा जो प्यार पर यकीन करती थी, सब मिट जाता। मैंने खुद को चादर में लपेट लिया, जेस की जैकेट और ज्यादा कसकर थाम ली। उस पर अब भी उसकी खुशबू थी और मुझे नापसंद होकर भी वो सहारा दे रही थी। मुझे उसे नफरत करनी चाहिए थी, शायद करती भी थी, पर जब उसने होटल के बाहर मुझे कस के थामा था और कहा था, ऐसा डर फिर मत दिखाना मीरा, तब एक पल को मैं सुरक्षित महसूस कर रही थी। क्या ये कमजोरी थी या बस इंसानियत? बस कर मीरा, मैंने धीरे से अपने आप से कहा। मूर्ख मत बन, सुरक्षा और आजादी में फर्क होता है। जेस के साथ मैं सुरक्षित हो सकती थी, मुक्त नहीं। वो हमेशा मुझे अपने घेरे में रखना चाहता था। हर बार उसकी कहीं न कहीं गूंजती आवाज, ये घर मेरा है, मेरी मर्जी कानून है, और फिर भी मेरे अंदर का कोई हिस्सा अब भी उसमें सहारा ढूंढ रहा था। जैसे थोड़ा आराम मिल जाए, भले वो किसी पिंजरे में क्यों न हो। आंसू सूख चुके थे, चेहरा भारी था। मैंने आंखें बंद की और सांस खींची। हाँ, मैं उसे नफरत करती थी, पर फिर भी जरूरत भी उसी से थी। क्योंकि जब सभी गायब हो गए, मासिमो, रॉबर्टो, हर वादा, उस वक्त सिर्फ वो आया था। और सच तो ये था कि मुझे अब भी यहीं थोड़ी ज्यादा सुरक्षा मिल रही थी बजाय उस अपार्टमेंट के जहां मुझे मरना था। और यही सोच सबसे ज्यादा डराने वाली थी। मैं फिर से कल हो गई, चादर सिर तक खींच ली। कई घंटे बाद भी कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि वो खुद एक आवाज बन चुका था। हर बार आंखें बंद करती, सुनाई देता कदमों की आवाज, दरवाजे का चरमराना, धातु की खड़खड़ाहट। नींद कहीं दूर भाग गई थी। तभी हल्की सी थपकी संवेदना में उतरी। मैंने कानों को तन किया। फिर एक धीमी, थोड़ी ज्यादा साफ थपकी। मीरा, आवाज पहचानी सी थी, भारी, थकी हुई, पर नरम। जेस। एक खामोश पल के लिए मैं अडिग रही, ना पता था उसे चिल्लाऊं या उसकी सांत्वना अपनी ओर खींच लूं। फिर मैं नीचे उठी, दरवाजा खोला। वो खड़ा था, सादा कपड़ों में, थका हुआ, पर आंखें अब भी गहरी और थोड़ी सी टूटी सी। उसने धीरे से कहा, तू सो रही होनी चाहिए थी। मैंने धीमे से बोला, नींद नहीं आ रही। वो अंदर आ गया। कमरा अचानक छोटा लगने लगा। उसकी उपस्थिति हर दीवार में गूंज रही थी। वो ड्रेसर के सहारे खड़ा हुआ, बाहें क्रॉस की, पर नजरें मेरे चेहरे से नहीं हटी। होटल के बाहर जब तू कांप रही थी, मुझे अच्छा न लगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं खींच गई। माफ कर दे अगर मेरे डर से तेरी सुविधा भंग हुई। वो ठहर गया, फिर धीरे से बोला, बस ये जानना था कि तू ठीक है। मैंने नजरें झुका ली। मैं मर सकती थी, जेस। ये बात मुंह से निकल गई, भारी, सच भरी। अगर वो रास्ता न खुलता, अगर वो मुझे ढूंढ लेते, मीरा। उसकी आवाज तेज हुई, पर गुस्से में नहीं, दर्द में। वो सीधे मेरे सामने आ गया। ऐसा भूल जा, वो सब न सोच। मैंने ऊपर देखा, पर ये ही सच है। वो कुछ पलों के लिए मौन रहा, फिर धीमे से कहा, सोच मीरा, अगर तू सच में नहीं बचती, तो। उसकी आवाज भारी हो गई। मैं जी नहीं पाता। उसकी आंखों में वो खिंचाव था जिसने मुझे पल भर के लिए कमजोर कर दिया। वो अब डॉन नहीं था, बस एक आदमी जो डर गया था किसी अपने को खोने से। मैं हटी। अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने हाथ मेरी भुजा पर रख दिया। स्पर्श इस बार जबरदस्ती न था, बल्कि संकोच के साथ। मुझे भी नींद नहीं आई। उसने धीरे से कहा, तेरा वो चेहरा देख के जो भय था, वो दिमाग से नहीं जाता।
मैंने हाथ खींच लिया। तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, वो हल्के से कहा। शायद, पर मैं यहाँ हूँ। शांत पल लंबे हो गए। कमरा बिना आवाज के चीख रहा था। अंत में मैंने फुसफुसाया, अब मुझे कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं होता। उसने कठोर चेहरे के नीचे दृढ़ स्वर निकाला, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुझे छू नहीं सकता। मैंने हल्का सा हंसना चाहा, पर आवाज गले में अटक गई, क्योंकि मैं जानती थी वो सच कह रहा था। जेस वो इंसान था जो दुनिया जला सकता था सिर्फ मुझे बचाने के लिए। पर सुरक्षा और कैद में बस एक रेखा था, और मैं खुद को भूल न सकती थी। जेस, अब सो जा, मैंने धीरे से कहा। दोनों थके हैं। मैं बिस्तर पर लेट गई, पर उसके कदमों की धीमी आवाज अब भी निकट आ रही थी। उसने कोई बात न की, बस धीरे से बिस्तर के किनारे बैठ गया, इतना करीब कि उसकी गर्मी महसूस हो रही थी। वो मुझे छू न रहा था, बस पास था और अजीब सा सुकून दे रहा था। काफी देर हम वहीं रहे, दो बेचैन लोग, अपनी अपनी भूतों से घिरे। धीरे धीरे मेरी पलकें भारी हुईं, और ठीक उससे पहले कि मैं सो जाऊं, उसकी धीमी, टूटती आवाज सुनाई दी, मीरा, मैं तुझे फिर खो नहीं सकता। और उस एक वाक्य के साथ मेरे अंदर की थकान थोड़ी घिरे घिरे सुकून में बदली, और पलकों के नीचे अंधेरा घुल गया। पाठ 75। मीरा कॉफी की खुशबू सबसे पहली चीज थी जिसने मुझे नींद से जगाया। वो गर्म, धीमी और अनजाने में सांसों के साथ अंदर घुल गई। एक क्षण को मुझे भ्रम हुआ कि मैं फिर से लिस्बन में हूँ, अपने उस छोटे से अपार्टमेंट में, जिसके नीचे बेकरी था, जहाँ हर सुबह भुनी कॉफी और ताज़ा ब्रेड की महक हवा में रची रहती थी। पर जैसे ही पलकें धीरे खुली, सच ने धक से टक्कर दी। यह लिस्बन नहीं था। यह जेस का पेंटहाउस था, वो अवास्तविक सी जगह जहाँ चारों तरफ कांच की दीवारें, संगमरमर की फर्श और रेले का वो नजारा था जो याद दिलाता था कि इस दुनिया में तू कितनी छोटी है। मैंने कराहते हुए तकिया चेहरे पर खींच लिया। शायद अगर मैं काफी देर तक छिपी रहूं, तो दुनिया भूल जाए कि मैं यहाँ हूँ। मीरा, तकिया अचानक खींच लिया गया। तेज रोशनी से आंखें झपकी और सामने वो था जेस। सुबह के इस पहले घंटे में भी इतना शांत और संयमित की घबराहट हो गई। सफेद शर्ट के मुड़े हुए स्लीव, खुला कॉलर और वो चेहरा जो ऐसे लगा जैसे कल रात आधी शहर में मुझे पीछा करते वक्त जरा भी न थका हो। मानना पड़ेगा, उसका वो अंदाज खतरे की तरह आकर्षक था। मैंने नाश्ता बनाया है। तूने? मैंने आश्चर्य से कहा। उसने हल्का सा मुस्कराया। हाँ, मैंने। क्यों? इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैं धीरे से उठकर बैठ गई, बाल चेहरे पर बिखरे थे। क्योंकि तू ऐसा आदमी नहीं लगता जो अपनी रसोई तक रास्ता जानता हो। वो धीमे से हंसा, आवाज गहरी थी। शायद कभी भी मैं तुझे चौंकाना चाहता हूँ। मैंने फुसफुसाया, औरतों को चौंकाने वाले आदमी लोग जरा कम थकाए। फिर उठ गई। गाउन मेरे शरीर से फिसलता हुआ नीचे तक आ रहा था जब मैं नंगे पैर उसके पीछे गई। रसोई बिल्कुल साफ थी, जैसे किसी ने कभी स्पर्श भी न किया हो। टेबल पर पैनकेक, अंडे, फलों की प्लेटें और दो गर्म कॉफी के कप धुएं के साथ भाप छोड़ रहे थे। मेरे चेहरे पर स्पष्ट संशय था। ठीक है, मैंने धीरे से कहा, मानना पड़ेगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो मेरे सामने प्लेट रख दिया। खा। मैंने भौं ऊंची की। तू अपनी मर्जी से मुझे अगवा कर लाए? होटल के बाहर मेरे इर्द गिर्द घूमता रहा और अब पतिवत्सल बन गया। वो मुस्कराया। मैं तेरा पति ही तो हूँ। मैंने आंखें घुमाईं। ज्यादा दिन के लिए नहीं। उसका हास्य चेहरे से न गया। वो बस बैठ गया, ध्यान से मुझे देखता रहा।
मैंने पैनकेक का टुकड़ा काटा, मुंह में डाला, फिर अचानक रुक गई। क्या तूने ये सच में खुद बनाया? वो कॉफी का घूंट पीता हुआ कह वर्तमान की तरह लग रहा था। क्या सोचती है तू? मुझे लगता है तूने सुबह 6 बजे अपने शेफ को बुलाया और क्रेडिट खुद लिए। वो खिलखिलाया। तू मुझे अंदर तक घायल कर देती है, मीरा। बस खा ले। कई पलों तक हम चुप रहे। कांटे की ध्वनि और कॉफी की खुशबू भरी हवा में थोड़ी शांति घुल गई। कई दिनों में पहली बार ऐसा लग रहा था कि दुनिया थोड़ी ठहरी हुई है। जानता है, मैंने धीरे से कहा, जब तू सिरप डाल रहा होता है तो तू काफी कम खतरनाक लगता है। वो हंस पड़ा। ऐसा मत कह, लोगों के बीच मेरी छवि टूट जाएगी। मैंने कब से सांस ली और हल्का सा ठहाका लगाया। कुछ क्षणों के लिए हम बस दो लोग थे, डॉन और भागी बीवी नहीं, बस मीरा और जेस। और यही सबसे डरावना था कि ये इतना स्वाभाविक क्यों लग रहा था। जब मैंने कांटा नीचे रखा तब एहसास हुआ कि वो मुझे देख रहा था, पर इस बार उसकी नजर में वो पुराना अहंकार न था, बस कोई ख्याल, कुछ नरमी। क्या हुआ? मैंने कहा। कुछ नहीं, वो धीरे से बोला, बस ऐसा लग रहा था जैसे तू यहीं की है। बेवकूफी मत कर, मैंने तेज स्वर में कहा और कप उठाकर चली गई। वो फिर भी मुस्कराता रहा और मुझे झुंझलाहट के साथ थोड़ी सी स्वीकृति भी महसूस हुई। नाश्ते के बाद की शांति धीरे धीरे कमरे में गाढ़ी हो गई। मैं सोफे के कोने पर कप लिए बैठी थी। वो खिड़की के पास खड़ा था। सूरज की धूप उसे सोने के फ्रेम की तरह घेर रही थी। उस पल वो डॉन न था, बस एक आदमी था जो शहर के शोर के बीच खामोशी ढूंढ रहा था। वो मुड़ा। उसकी नजर सीधे मुझ पर गई। फिर धीरे से बोला, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। अब क्या? मैंने थके स्वर में कहा। नया कपड़ा, ज्वेलरी या फिर कोई उपहार ताकि मैं चुप रह जाऊं? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर इस बार वो व्यंग्य न था। उसने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाले और कुछ निकाला। धीरे से अपनी हथेली खोली। मेरी सांस अटक गई। वो नेकलेस था, वही गुलाबी लटकन वाला हार जो मैं सालों पहले अस्पताल में छोड़ आई थी जब उससे मुंह मोड़ लिया था। तूने रखा था इसे? मेरी आवाज थोड़ी कांपी। और क्या करता? वो आगे बढ़ा। तेरा एकमात्र निशान था ये मेरे पास। मेरा गला भर आया। जेस, पीछे मुड़। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो सीधे दिल में गूंज गई। मेरे अंदर का हर विरोध कहीं पिघल गया और मैं धीरे से पीछे मुड़ी। उसकी उंगलियां मेरे बालों को एक तरफ कर रही थी। धातु की चेन मेरी गर्दन से छुई और सांस थम सी गई। उसने क्लैस्प धीरे से बांधा, फिर उंगलियां वहीं ठहर गईं। यह हमेशा यही होना चाहिए था, उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया। मेरी आंखें बंद हो गईं। बरसों के क्षितिज उस एक सांस में ढह गए। वो वही लड़का था जो कभी मेरे इस हार को छूते हुए हर चुंबन देता था। और अब वो पुरानी यादें एकदम से जिंदा हो गईं। जब मैंने धीरे से मुड़कर चेहरे को उठाया, वो बहुत करीब था। उसकी आंखें सीधे मेरी में थी। अब वो डॉन न था, बस वो आदमी था जो फिर से मुझे देख रहा था जैसे मैं दुनिया हो। उसकी उंगलियां मेरे जबड़े के किनारे से फिसल गईं। मेरे होठ थोड़े से खुले। वो धीरे झुक रहा था। बस कुछ सेकंड, बस एक सांस दूरी। और उसी समय उसका फोन वाइब्रेट कर उठा। जेस रुक गया। माथा मेरे माथे से लगाकर एक क्षण ठहरा, फिर धीरे से पीछे हटा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी, मंत्र सा टूटा। मैं तुरंत एक कदम पीछे हटी, गले में पेंडेंट को पकड़ा, जैसे वो मुझे उस पल से वापस खींच रहा हो। दिल तेज धड़क रहा था,
होंठ अब भी झंझना रहे थे और मुझे खुद से घृणा हुई कि मैं फिर उस एक कदम की दूरी पर पिघलने वाली थी। उसने फोन देखा। चेहरा गंभीर हो गया। स्पष्ट था, कॉल महज किसी का नहीं था। उसकी आवाज अब संयत थी, कठोर और धीमी। मीरा, हम बाद में बात करेंगे। पर मेरे सीने में सांसें अब भी थमी थी, दिल अब भी तेज चल रहा था। और मैं जानती थी, उसका बाद में शायद कभी न आए। और अगर आया, तो शायद वो हम दोनों को तोड़ जाएगा। 5:76 जैसे ही मैं ठंडे ऑफिस में दाखिल हुआ, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, खून। मासिमो को मारने की ख्वाहिश तो हमेशा से थी, लेकिन उसने मीरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसने उस इच्छा को शब्दों से परे भड़का दिया। कमरे में पहले से मेरे कुछ आदमी मौजूद थे। टॉमस डेस्क का किनारी पर अपनी हमेशा की शांत मुद्रा में खड़ा था। दारियो किसी फाइल के पन्ने पलट रहा था। बाकी कुछ लोग खड़े थे, तनाव स्पष्ट था। मेरे अंदर जो तूफान था, वो सब महसूस कर रहे थे। वो वाकई मीरा को मारने की कोशिश कर रहा था? टॉमस ने मेरे अंदर उठी सन्नाटे को तोड़ते हुए पूछा। मेरा जबड़ा कस गया। उस कमीने ने करने की कोशिश की और मैं अब बस देखता नहीं बैठ रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी ऐसा आदमी जो मीरा को छूने की हिम्मत कर ले, सजा भोगेगा। अपडेट्स, मैंने कहा जैकेट उतारते हुए। टॉमस सीधा खड़ा हो गया। मासिमो पिछली चैरिटी इवेंट के बाद से नजर नहीं आया, पर उसके लोग हिलते डुलते देखे गए हैं। कोई लॉन्ग बीच के रास्ते से शिपमेंट निकालने की बात है। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। तो वो मेरे इलाके में ही अपना धंधा चलाने की सोच रहा है और मेरी औरत पर भी नजर रखा है। दारियो ने सावधानी से कहा, बॉस, क्या ये सारा मामला मीरा से ज्यादा मासिमो के धंधे का तो नहीं? मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। सब कुछ मीरा से ही तो जुड़ा है। अगर उसने उसके पास आने की गलती न की होती, तो मैं आज इस मीटिंग में खून की बात न कर रहा होता। दारियो चुप हो गया। मैं धीरे से आगे बढ़ा, दोनों हाथ टेबल पर रखे। हम सिर्फ उसे मारेंगे नहीं, उसकी सल्तनत को भी टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। हर वफादार आदमी को दिखाना होगा कि मेरे विरुद्ध खड़े होने की कीमत क्या होती है। कमरे में हल्की सी सहरन दौड़ गई। सिर्फ टॉमस की नजर अभी भी मेरी आंखों में थी। हमें सावधानी से चलना होगा, बॉस, वो धीरे से बोला। वो जानता होगा तू पहले वार करेगा। अगर क्या? मैं गरज उठा। फिर से उसे खोने का जोखिम लूं? नहीं टॉमस। एक बार वो मुझसे दूर गई थी, मैंने सह लिया। बार दूसरा मौका कभी नहीं दूंगा। अगर मासिमो को युद्ध चाहिए, तो मैं उसे नरक दिखाऊंगा। कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ तक कि टॉमस के पास भी अब कोई उत्तर न था। मैंने लंबी सांस ली और खिड़की की ओर चल गया। नीचे फैला शहर मेरा इलाका था। हर कोने में मेरी मोहरें थीं। लेकिन उस वक्त मुझसे कुछ भी महत्वपूर्ण न था सिवाय उस विचार के कि मासिमो ने मीरा के करीब होने की कोशिश की। वो सोच ही मेरे अंदर बर्फीली छुरी की तरह फिसल गई। कितने सालों तक मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि मीरा के बिना भी जिंदगी चल सकती है। धन, शक्ति, औरतें, सब कुछ था, पर सब खोखला था। और अब जब वो वापस आई, उसका सिर्फ सोचना कि कोई और उसे छुए, मेरे लिए जैसे शहर जलाने का बहाना हो। मैं मुड़ा। मासिमो के कमजोर जरिए निकालो। गोदाम, पैसों के रास्ते, जो भी उसके लिए काम कर रहे हैं, एक को आज रात मेरे सामने लाओ। ठीक है बॉस। टॉमस ने तुरंत फोन निकाला और कॉल लगाई। बाकी सब जा सकते हैं। मेरी आवाज थोड़ी नीची थी, पर उसमें वही आज्ञा थी जिसे कोई ना नहीं कह सकता था। सभी धीरे से बाहर निकल गए, सिवाय टॉमस के।
वो एक क्षण के लिए रुका, शायद कुछ कहना चाहता था, पर नजरें झुकाकर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। मैं अपनी कुर्सी पर धंस गया, हथेली से चेहरा ढक लिया। गुस्सा अभी भी जल रहा था, पर उसके नीचे एक और भाव छिपा था, भय। कहीं मीरा ने मुझे छोड़कर उसी का साथ तो न चुन लिया। अगर वो अब भी मासिमो को अपने लिए सुरक्षित समझती है तो? यह विचार मेरे अंदर तेज चाकू की तरह धंस गया। दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर आए। उनके बीच घसीट कर लाया गया एक आदमी था, चेहरा खून से लथपथ, हाथ पीछे बंधे। बॉस, इसे हमारे गोदाम के आसपास घूमते पकड़ा। मैंने हाथ से इशारा किया, बाकी लोग बाहर निकल गए। कमरा अब सिर्फ हम दोनों के लिए था। कुछ काम का बताता है तो जल्दी मर जाएगा, मैंने शांत स्वर में कहा। मैं कुछ नहीं जानता, वो हकलाया। गलत उत्तर। मैंने कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। बेकार लोगों का अंजाम जानता है न तू, वो कांप उठा। कृपा करो, पर मैंने उसका वक्त खत्म कर दिया। हड्डी टूटने की आवाज कमरे में गूंजी, उसकी चीख भी। कुछ पलों में वो बोल पड़ा, जगहों के नाम, कुछ डील की बातें, रेगिस्तानी इलाके का जिक्र। मैंने हर बात याद की और उठ गया। तूने अपना काम कर दिया, मैंने ठंडे स्वर में कहा। अब मैं अपना करता हूँ। गोली की आवाज तीखी थी और उसके बाद फिर मौन। मैंने बार से ग्लास भरा। वो लाश अब बस फर्श का एक धब्बा थी। पर मेरे ख्याल फिर से मीरा की तरफ चले गए। उसकी जिद्दी आंखें, उसका गुस्सा, और कल रात की वो खामोशी जब वो मेरे गेस्ट रूम में सो गई थी। वो कभी कह न सकेगी, पर मैं जानता था, वो डरी हुई थी। और फिर भी वो मेरे पास आई। रुकी। वो बस काफी था मेरे लिए। मैंने ड्रिंक एक ही सांस में समेट लिया। मासिमो रिक्कार्दी अगर युद्ध चाहता था, तो मैं उसके लिए तूफान लेकर आऊंगा। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसकी दुनिया राख बन जाएगी, तब शायद मीरा को भी सच्चाई नजर आएगी, वो जो मैं हमेशा से जानता था। वो मेरी है, चाहे वो माने या न माने, हमेशा के लिए। 577 मीरा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कैद खाने में हूँ। बस फर्क इतना था कि यह कैद सुरक्षित थी। मैं खुद को सांत्वना देती रही, हर बार जब बाहर जाने का विचार मन में उठता था। सुबह से जेस को नहीं देखा था। पेंटहाउस की शांति अब घुटन सी लग रही थी। कभी कभार नीचे सड़कों की गाड़ियों के हॉर्न या टीवी की हल्की आवाज सन्नाटे को तोड़ देती, पर कुछ मिनट बाद मैं वो भी बंद कर देती। मन में एकाग्रता न थी। मेरी उंगलियां अपने आप उस पेंडेंट पर जुड़ जा रही थी, जो जेस ने सुबह मेरे गले में डाला था। मैं उसे जकड़े बैठी थी, जैसे वो हार मुझे किसी अगाध गहराई से खींचकर थाम रहा हो। वो सिर्फ एक ज्वेलरी होना चाहिए था, बस एक हार। एक ऐसी चीज जो मैंने सालों पहले अस्पताल में छोड़ दी थी जब मैं उससे दूर जाने का फैसला किया था। लेकिन उसने इसे सालों तक संभाल कर रखा। जब आज सुबह उसने इसे मेरी गर्दन में डाला, वो हार एक याद से ज्यादा लगने लगा, एक बंधन जैसा। मुझे नफरत हुई कि उस हार ने मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर दिया, गले को भरा दिया। क्योंकि कोई कैसा इंसान ऐसा करता है? वो जो छोड़ न सके, वो जो माफ न कर सके, वो जो शब्दों के बिना भी कह दे कि जो कभी मेरा था, हमेशा मेरा रहेगा, या फिर वो जो अब भी मुझसे प्यार करता है। मेरी सांस अटक गई। मैं धीरे से खड़ी हुई और कांच की दीवार के पास जाकर रुकी। पूरा लॉस एंजेलिस मेरे सामने फैला था, झिलमिलाता, जिंदा। वो सुंदर लगना चाहिए था, आजादी की याद दिलाना चाहिए था, लेकिन मेरे लिए वो बस एक सोने का पिंजरा लग रहा था। हर छाया में मुझे एक खतरा दिख रहा था।
मासिमो के आदमी। धोखा। वो दहशत जब बेधड़क कदमों की आवाज पीछे आ रही थी और मैं सोच रही थी अगली सांस शायद मेरी आखिरी होगी। मेरे हाथ कँप गए। कांच को छुआ तो उसे भी ठंडक महसूस हो गई। संभल जा, मीरा, मैंने धीरे से कहा। पर शब्दों का असर कुछ न हुआ। मैं रसोई गई, पानी डाला और काउंटर पर बैठ गई। घंटों बीत गए, फिर भी कोई कदमों की आवाज न आई, न वो खुद। वो कहाँ था? किसी को मार रहा होगा? मासिमो को गिराने की साजिश रच रहा होगा? या शायद मुझसे बच रहा होगा? ये विचार मुझे कड़वा लगा, क्योंकि वो हमेशा कहता था कि मैं उसकी हूँ, उसकी सुरक्षा में कुछ न हो सकता। लेकिन जब मुझे उससे बात करने की जरूरत थी, वो कहीं था ही नहीं। ऐसा ही था वो जेस रोमानो। जब चाहे मेरे जीवन में तूफान ले आए और जब चाहे गायब हो जाए। मैंने गिलास मेज पर रखा। अपने ही प्रतिबिंब को देखा, चेहरा फीका, थका हुआ, आंखें डरी सी। मैं धीरे धीरे किसी दूसरे रूप में बदल रही थी। एक ऐसी औरत जो फंसी हुई थी, निर्भर हो चुकी थी और हर आवाज पर दरवाजे की तरफ देखती थी जैसे कैदी अपने रक्षक का इंतजार कर रहा हो। मुझे नफरत थी कि यही मेरे लिए सुरक्षा बन गई थी। मुख्य दरवाजे का हैंडल घूमा। मेरे हाथ अपने आप कांप गए। कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी, परिचित। जेस। राहत ने मेरे अंदर किसी विदेशी भावना की तरह घुस पड़ किया। ना चाहते भी मेरी सांसें हल्की पड़ी। वो अंदर आया, काला सूट, सटीक लाइनें, पर चेहरे पर एक अजीब सी कड़वाहट थी, जैसे कहीं से अभी अभी खून पोंछ के आया हो। हमारी नजरें मिली। कुछ सेकंड तक कोई बात न हुई। तूने कुछ खाया नहीं? उसने आखिर कहा, टेबल पर पड़ी अधूरी प्लेट की तरफ देखते हुए। भूख न थी, मैंने संयम से कहा, हालांकि हाथ मेरे पेंडेंट को पकड़े हुए थरथरा रहे थे। वो मुझे बस देखता रहा, उसकी खामोशी शब्दों से अधिक भार ले रही थी। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, कदम तय और शांत, और मेरे सामने आकर रुक गया। उसकी उंगलियां मेरे गले के हार को छू गईं। अब भी पहने हुए है तू? उसकी आवाज धीमी पर कांपती सी थी। शब्दों में एक हल्की सी खुशी थी, जिसे वो छिपा न सका। शायद वो उम्मीद कर रहा था कि मैं उसके जाते ही हार उतार फेंकूंगी। इसका मतलब वैसा नहीं जैसा तू सोच रहा है। मेरे शब्द जल्दी में निकले, पर खुद मुझे भी झूठ जैसे महसूस हुआ। वो हल्का सा मुस्कराया, पर आंखों में गंभीरता थी। सच में? मतलब नहीं है। मैंने नजरें हटाईं। तू मुझे हमेशा यहाँ नहीं रख सकता, जेस। मुझे कभी न कभी जाना होगा। वो थोड़ा झुका, आंखें मेरे चेहरे पर ठहरी। शायद हमेशा के लिए नहीं, पर अभी के लिए तो यही सुरक्षित है। तू भी जानती है कि जब वो लोग तेरे पीछे आए थे, तेरे अंदर तूने खुद वो एहसास किया था। मेरी सांस भारी हो गई। वो गलत न था, और यही सबसे बुरा था। सुरक्षित होना आजाद होना नहीं होता, मैंने धीरे से कहा। उसकी मुस्कान धीरे से मिट गई। चेहरा कठोर हो गया। और आजाद होना जिंदा होना भी नहीं होता। वो बात मेरे सीने में धंस गई। मैं कहना चाहती थी कि वो गलत है, पर मेरे गले से शब्द न निकल पाए। पैर अपने आप पीछे हट गए। खामोशी फिर हमारे बीच भर गई, भारी और अदृश्य सी। और वो पहला क्षण था जब मैंने अपने मन के अंदर सच कबूला। शायद मेरे लिए सुरक्षा और आजादी कभी साथ नहीं चल सकते। कम से कम नहीं इस शहर में। और न इस आदमी के साथ जिसका नाम था जेस रोमानो। पार्ट 78। कथावाचक की आवाज लॉस एंजेलिस के कहीं पर।
जब जेस रोमानो के हाथों अपने एक आदमी की मौत की खबर मासिमो तक पहुंची, तो उसके चेहरे पर कोई भाव न था। मौत उसके व्यवसाय का एक हिस्सा भर थी। लेकिन जब पता चला कि जेस ने लॉन्ग बीच पर उसके शिपमेंट को रोक लिया, तब उसके अंदर आग भड़क गई। सिर्फ एक औरत के लिए ये सब? मासिमो ने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा। शर्मनाक। फिर भी वो जानता था मीरा जेस की कमजोरी थी। वो आज तक उसी चीज का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, लेकिन लड़की तो अपनी तरफ से भी उतनी ही दिलचस्प निकली। वो अपने पति जैसी ही थी, इनकार के बावजूद भी उसी से बंधी हुई। वो मीरा को मारना नहीं चाहता था, कम से कम अभी तो नहीं। उसका इरादा था उसे कैद करना, धीरे धीरे तोड़ना, ताकि जेस वो दस्तावेज दे दे जिसकी उसे तलाश थी। अगर अंत में वो मर भी जाती, तो वो जेस की परेशानी होती, उसकी नहीं। उसने मीरा को कम आंका था। वो न जान पाया कि मीरा इस तरह तेजी से उसके आदमियों से बच जाएगी। जब वो खाली हाथ वापस लौटे, तो मासिमो का गुस्सा कहाँ छिप सकता था। उसने सिगरेट की छोर राखदानी में दबा दी। कोई पता चला? उसने एक बार फिर पूछा। वो डॉन रोमानो के पेंटहाउस में है, आवाज आई। उसका चेहरा सख्त हो गया। रोमानो की सुरक्षा तो व्हाइट हाउस से कम न थी, पर वो जानता था हर दीवार में दरार होती है, बस सही तरीका और मजबूत योजना होनी चाहिए। समस्या बस समय की थी, वो उसके पास अब कम था। कई पलों की सोच के बाद वो धीरे से बोला, मुझे उसके सभी दुश्मनों की सूची चाहिए। अब चाहे जैसे भी सही, वो गिरेगा। और अगर इसका मतलब मदद मांगना भी था, तो वो अपना अहंकार एक तरफ रख देगा। रोमानो एस्टेट, न्यूयॉर्क। डोना कार्मेला के सीने में एक अनजानी घबराहट थी। उसका बेटा अब बड़ा आदमी था, उसे हर कदम पर रोका न जा सकता था। पर वो फिर भी बेचैन थी। कानों में आधी अधूरी फुसफुसाहटें पड़ रही थी, एक नए युद्ध की तैयारी। वो पहले ही कास्टेलो परिवार को शांत कर चुकी थी, मामले ठंडे पड़ गए थे। पर मीरा की वापसी ने फिर से सब कुछ हिला दिया। दोनों क्यों न अपनी समस्याएं सुलझा लेते? क्यों हर बार युद्ध ही उत्तर होता था? जेस हर तरफ लड़ रहा था, दुनिया से भी और उसी औरत से भी जिसे प्यार कर बैठा था। वो थक गया था, लेकिन रुक नहीं पाता था। वो धीरे धीरे अपनी स्टडी में एक बड़े चित्र के सामने आ खड़ी हुई। उसके पति डॉन वित्तोरियो रोमानो। वित्तोरियो, उसका पहला और अंतिम प्रेम। 15 साल हो गए थे उसकी मौत को, पर कभी भी ऐसा लगता था जैसे बस 15 दिन पहले की बात हो। वो न तो कोई कोमल आदमी था, न रोमांटिक। कठोर था, अप्रभावित और निर्मम भी कभी भी। पर फिर भी उसी सख्ती में वो कशिश थी जिसने कार्मेला को बंधन की लकीर से प्यार तक ला दिया था। शायद इसीलिए उनका संबंध मौत तक भी टूटा न था। वो धीरे से हंसी, याद कर कि कई तरह के पुरुषों ने उसकी रस्में भरी, पर कोई भी वित्तोरियो न बना सका। जेस अगर कभी उसकी छोटी मोटी शरारतों के बारे में जान गया तो शायद वो जानता भी होगा, पर बोलता नहीं। वो मुस्कुराई, पर अगली नजर फ्रेम में लगे दूसरे चित्र पर गई और चेहरा फिर से गंभीर हो गया। रोको, उसका दूसरा बेटा, जो अपने पिता के साथ गोलीबारी में मारा गया था। उस दिन की स्मृति अब भी दिल को काट देती थी, पर उसे कमजोरी दिखाने की इजाजत न थी। वो डोना थी और डोना कभी टूट कर रो नहीं सकती। उसी दिन से उसने जेस को नया डॉन बनाने की ठानी। वो जानती थी वो अभी तैयार न था, पर अब कोई विकल्प न था। पिता का कड़ा हाथ जो सालों से उस पर था, उसे संभाल तो गया पर खाली भी कर गया। वो घर लौटा तो सिर्फ एक शरीर था, दिल कहीं छूट गया था।
उसने उसे गले लगाया, दुनिया की नजर से बचाकर। लोगों की नजरें भी तो उसी दिन से उसे खत्म समझ बैठी थी। पर वो खड़ा रहा। टूटा जरूर, पर झुका नहीं। उसकी तरकीबें पिता से अलग होंगी, पर परिणाम हमेशा मिले। और 15 सालों में उसने रोमानो साम्राज्य की कीमत 3 गुना बढ़ा दी। उसे रिटायर होना मिला। लोगों की नजर में वो सबसे शक्तिशाली डॉन था। अब उसे बस एक चीज चाहिए थी, एक पोता। और वो जानती थी वो कैसे मिलेगा। रोम, इटली। एंजो और रिकार्डो हार स्वीकार करने वाले लोग नहीं थे। जेस ने कई बार उनकी साजिशें नाकाम की थी, लेकिन रोमानो खून में एक श्राप था जो खुद अपनी नस्ल को खा जाता था। एंजो को पता था, रिकार्डो को भी पता था। बस जैकोपो, वो अहंकारी बदमाश, मानने को तैयार न था। रोम के एक सिगार लाउंज के अंधेरे कमरे में पिता और पुत्र आमने सामने बैठे थे। एंजो ने गिलास में ग्राप्पा घुमाई, धुआं ऊंचा चढ़ रहा था। रिकार्डो अपनी अंगुली की सोने की अंगूठी से खेल रहा था, चेहरे पर वो ही पुरानी कटु मुस्कान। वो सोचता है कि वो अछूत है, एंजो ने कहा। लॉस एंजेलिस में अपना राज्य फैला रहा है, जैसे दोनों किनारों पर दुश्मन ना बनाए हों। रिकार्डो ने नीचे देखते हुए हंसी भरी। हमारा डॉन जैकोपो हमेशा राजा खेलता रहा है, पर राजा भी तो खून से लिखा जाता है। सच तो ये था कि उन्होंने कोशिश की थी। कई बार उसके व्यवसाय में आग लगाई, गोदाम लुटाए, आदमी खरीदे, पर हर बार जेस ने उन्हें आग से पहले ही बुझा दिया। वो कुशल था, निर्दयी था, अप्रत्याशित था। उन्होंने उसे कम आंका था। रिकार्डो ने गिलास टेबल पर जोर से रखा। हमने गलती की। वो अपने बाप वित्तोरियो जैसा ही है। वो नाम कमरे में गूंजा जैसे कोई भूत हवा में फिर से जिंदा हो गया हो। एंजो का जबड़ा कस गया। इसीलिए उसे गिराना जरूरी है। वो वही दानव बन रहा है, और ये परिवार एक और दानव सहन नहीं करेगा। शब्दों के बगैर दोनों में सहमति थी। तभी टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट हुआ। एंजो ने उठाकर देखा, अंतर्राष्ट्रीय कॉल। नाम था मासिमो रिक्कार्दी। रिकार्डो ने भौहें चढ़ाई। वो गिद्ध। एंजो ने बिना कहा कॉल उठाई, स्पीकर ऑन किया। जेंटलमैन, मासिमो की नरम और मक्कार आवाज कमरे में फैली। सुना है आप भी रोमानो के पर काटने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी जा रही है मुहिम? रिकार्डो हंसा, कड़वाहट भरी आवाज में। तेरी सोच से बेहतर, लेकिन हमारी उम्मीद से कम, मासिमो ने धीमी हंसी भरी। हम तीनों ने एक ही सीखा है, जेस रोमानो आसानी से मरता नहीं, पर वो खून बहाता है। मैं खुद देख चुका हूं। सबको एक चाकू कम पड़ेगा, पर 3। एंजो की आंखें सिकुड़ी। अभी क्यों? क्योंकि वो ध्यान भंग है, मासिमो ने कहा। क्योंकि मीरा वापस आ गई है, और क्योंकि वो इतना अहंकारी है कि उसे लगा वो सब कुछ रख सकता है। औरत, सत्ता, सुकून, यही अहंकार उसे गिराएगा। अगर हम तीनों साझा वार करें। एंजो और रिकार्डो की नजरें मिली। नफरत और गणना एक साथ घुल गईं। तुझे क्या मिलेगा? रिकार्डो ने पूछा। मासिमो ने बिना झिझक कहा, वही जो तुम चाहते हो। उसे गिरते देखना, उसकी हर चीज छीन लेना, यहाँ तक कि वो औरत जो उसे जिंदा रख रही है। कमरे में मौन छा गया, पर वो इंकार का मौन न था, वो सोच का था। आखिर एंजो आगे झुका। ठीक है, रिक्कार्दी, हम सुनेंगे तेरा प्लान, लेकिन अगर धोखा दिया तो तेरी लाश सागर में गिरेगी। दूसरी तरफ से मंद हंसी आई। तो फिर हम एक दूसरे को समझ गए। कॉल कट गई, पर उसकी गूंज अब भी कमरे में थी।
एंजो ने अपना गिलास घुमाया, धीरे से कहा, 3 चाकू, पापा। शायद अब की बार वो वास्तव में गिरेगा। और इस बीच जेस रोमानो अपनी जिंदगी के सबसे भारी सच से बेखबर मीरा की बाहों में आराम से सो रहा था। वो उसे हर पल में जी रहा था, हर सांस में महसूस कर रहा था। और मीरा, वो भी लड़ रही थी खुद से, अपने डर से, उससे, क्योंकि वो जानती थी उसके लिए जेस ही सब कुछ था। वो ही एक आदमी था जो उसे जला सकता था और उसी राख से फिर जिला सकता था। उनका रिश्ता जटिल था, खतरनाक था, पागलपन था, लेकिन शायद यही उनके लिए प्यार का असली रूप था। जैसा था वैसा ही उन्हें कबूल था। पार्ट 79। मीरा जेस आज अजीब मिजाज में था। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो बस शांत बैठा था, नजरें खाली सी, कहीं दूर देख रहा था। मैं कुछ सेकंड रुकी रही, फिर धीरे से पूछा, क्या हुआ? वो थोड़ा सा मुस्कुराया, पर उस मुस्कुराहट में कठोरता थी। मैं ठीक हूँ। नहीं, तू ठीक नहीं लग रहा, मैंने कहा, उसके चेहरे को पढ़ते हुए। शायद मुझे इतनी चिंता न करनी चाहिए थी, पर कर रही थी। अगर मैं बता दूं, तो शायद तू गुस्सा हो जाएगी, उसने हल्के से कहा। फिर भी बता, मैंने मौन के कुछ लम्हों के बाद कहा। उसकी गर्दन की मांसपेशियां कस गईं। आज को 15 साल हो गए हैं, मेरे पिता को मरे हुए, मेरे अंदर का खून जैसे थम गया। डॉन विक्टोरियो, वो नाम जो अब सिर्फ एक दुश्मन की पहचान था। वो आदमी जिसका चेहरा मैं हर बार उसकी पुरानी तस्वीरों में देखकर भूलना चाहती थी, लेकिन न भूल पाई। अब भी नहीं। 15 साल हो गए थे उस रात को, जिस रात मेरे पिता की हत्यारे को खुद अपनी मौत मिली थी। क्या अजीब न्याय था ये। मैं जेस की तरफ देख रही थी, पर सामने वो नहीं था, बस एक चेहरा था जिसने मेरी दुनिया उखाड़ दी थी। स्मृतियों का दरवाजा खुल गया। माँ पापा फिर से झगड़ रहे थे। मेरा छोटा दिमाग समझ न सका, पर आवाजें तीखी थी। मैं और रोबर्टो टेबल पर पाठ लिख रहे थे। जहां हमेशा शांति रहती थी, अब वहां चीखें घुल रही थी। पापा बैग लटकाए कमरे से निकले। वो जल्दबाजी में थे, जैसे कहीं भागना हो। उन्होंने हमें गले लगाया, माथे पर चुंबन किया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वे दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि वो लोग अंदर घुसे। गोली अब भी नहीं चली थी, पर कमरा गोलियों की भीति से भर गया था। माँ घुटनों पर गिर गई। पापा सीधे खड़े थे, एक सैनिक की तरह अपना अंत स्वीकार करते हुए। सामने का आदमी वित्तोरियो रोमानो। उसकी आवाज इटालियन में कुछ कह रही थी। मैं शब्द न समझ पाई, बस उसकी नजरें महसूस की, ठंडी पर एक पल को मनुष्य सी। शायद वो रुकने वाला था। वो अपना हथियार नीचे कर गया। और उसी पल मेरे पापा ने मृत्यु से पहले का एक आखिरी संघर्ष किया। 3 गोली की आवाजें और फिर खामोशी। माँ की आवाज उस चुप्पी में टूटी, एक गहरे जख्म की तरह। मैंने पिता को अपने सामने गिरते देखा और फिर सब काला पड़ गया। मैंने सांस खींची और वर्तमान में लौट आई। मेरे हाथ ठंडे थे। रोबर्टो तो छोटा था, उसे कुछ समझ न आया था। पर मुझे सब कुछ दिखा, महसूस हुआ, सांसों में चिपक गया। उस रात की पीड़ा ने ही तो मुझे मीरा बना दिया था। मिरेबल नाम सिर्फ कागजों में रह गया, मीरा जीने के लिए जन्मी थी। आह! बस कर मीरा, मैंने मन में कहा, रुक जा, लेकिन आंखें अब भी भरी थी। तभी उसकी आवाज आई, इधर आ। मैं बच न पाई। उसकी बाहें मुझ पर थीं, गर्माहट भरी, कठोर और बेहद मानवीय। वो तो खुद शोक में था, पर सांत्वना मुझे दे रहा था। माफ कर दे, वो धीरे से बोला।
मैंने कुछ पल चुप रहकर पूछा, किस लिए? जेस? उसकी सांस गहरी थी, गर्दन की नस कस गई। सब कुछ के लिए। मैंने झूठी सी मुस्कुराहट दी और सिर झुका लिया। शायद मुझे अच्छा महसूस न हुआ पर थोड़ी निःसंवेदना सी आई जो दर्द को हल्का कर गई। अब बताएगा क्यों मुझसे शादी की था? मैंने धीरे से कहा। वो खामोश था, बस उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर घूम रही थी, कपड़ों की रस्सियों को छूते हुए। मुझे तुझे कुछ दिखाना है, वो बोला। मैं पीछे हटी। क्या? वो बिस्तर के नीचे झुका, एक छिपा हुआ दराज निकाला और उससे एक बॉक्स खुला तो उसमें से एक लिफाफा निकला, भूरा, पुराना और कहीं देखा सा। मुझे याद आया न्यूयॉर्क के उस दिन मैंने उसके ऑफिस में झांका था, तब उसने यही कागज मेरे हाथ से छीन लिया था। ये क्या है? एक चिट्ठी। मेरे लिए? हम दोनों के लिए, शायद। तेरे पिता की? हाँ। और तूने छिपाई? उसने सांस छोड़ी। बस पढ़ ले, मीरा। मैंने धीरे धीरे लिफाफा खोला, अंदर साफ, पुरानी लिखावट। पत्र। जाकोपो, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मौत मेरे करीब है। मैं वो इंसान रहा जो युद्ध में पला, खून देखा, दर्द सह लिया, पर कभी पछतावा नहीं किया, ना ही कभी गुनाहों का अफसोस हुआ, सिवाय एक वक्त के। वो अप्रैल 2006 था। गिउलेट्टा मेरे पास रोते हुए आई कि एक शादीशुदा आदमी ने उसे धोखा दिया, और मैंने हमेशा सीखा था रोमानो अपनों को कभी नहीं छोड़ता। मैं गुस्से में अंधा था। मैंने उसे डराया, धमकाया, पर वो ना झुका। मैंने छोड़ देना चाहा पर मेरी बहन खून मांग रही थी। और फिर मैं गया। वो एक साहसी आदमी था। डर न था उसे। घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। मैंने बच्चों को देखा तो मन डगमगा गया। वो छोटी लड़की जो मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में डर के साथ कोई शांति था। मैंने सोचा था उसे छोड़ दूंगा, अपनी बहन से झूठ बोल दूंगा कि काम हो गया। पर वो आदमी मेरे ऊपर झपटा, हथियार लिए हुए, और रिफ्लेक्स में मैंने ट्रिगर दबा दिया। 3 गोलियां, सीधा उसके सीने में। उसका आदमी इतना मूर्ख था कि उसने उसकी पत्नी पर भी गोली चला दी। मैंने बाद में उसे खत्म कर दिया। वो मेरा आदेश नहीं था। सब कुछ बहुत आसान लगना चाहिए था, पर गिल्ट ने पहली बार मुझे जकड़ लिया। मैंने उस परिवार पर नजर रखी। पत्नी 1 साल में मर गई। बच्चे अनाथ हो गए। मैंने उनकी देखभाल गुप्त रूप से की, और इसीलिए मैंने अपने आप से एक वचन किया, वो छोटी लड़की एक दिन तेरी पत्नी बन के इस परिवार का हिस्सा बनेगी। चिट्ठी हाथ से छूट गई। वो शब्द मेरे अंदर गोली की तरह धंस गए। मीरा, जेस ने कहा। कुछ मत कह। आवाज मेरी अपनी थी पर पहचानी न गई। आंसू थम नहीं रहे थे। सब झूठ था, मेरे मुंह से निकला, भले उत्तर पहले से पता था। सब कुछ जो मैंने अपनी जिंदगी में सच सोचा, बस किसी के पश्चाताप का हिस्सा निकला। मेरे माँ बाप के बाद मैं और मेरा भाई किसी और की मुक्ति की कहानी थे। मीरा, मत छू मुझे, जाकोपो। पहली बार मैंने उसे पूरा नाम से पुकारा। वो शब्द मेरी ज़बान पर पराये से लगे। उसने आंखें बंद की। मैंने कहा, तेरे बाप को मर के 15 साल हो गए, और मेरे बाप को 3 साल पहले मारा गया था। मतलब तुम्हारे पास ये पत्र इतने सालों से था? माँ ने मुझे दी था उसके दफन के दिन। ये मेरा कमिंग ऑफ एज गिफ्ट था जो कभी दे न पाया। तो तू सालों से ये जानता था। हर बार जब मैंने सवाल किया, तू चुप रहा। गुस्सा मेरे अंदर लावा की तरह उभरा। मुझे नहीं था पता कैसे बताऊं।
उसने धीरे से कहा। तुच्छ, मैं चीखी। वो आंखें मूंद कर कहता है, पेडोनामी, अमोर मियो। माफ कर दे, मेरे प्यार। उसकी आवाज की काप ने मेरे दिल में कहीं दरार पैदा की। मेरे होठों से आखिरकार सिसकियां निकल गईं और वो मुझे थाम लिया जाने से पहले। मेरे आंसू उसके कंधे पर गिर रहे थे और उसके खुद के गाल पर भी धार बह रही थी। उस आदमी को मैंने कभी कमजोर न देखा था, पर आज वो टूट रहा था। और पहली बार मैंने समझा उसकी हर कठोर परत के नीचे भी एक दिल धड़क रहा था। वो भी इंसान था और उसने अपने घावों को मेरे सामने नंगा छोड़ दिया था। मैं खुद भी न जान पाई उस पल मेरे अंदर क्या ज्यादा था, नफरत या दया, प्यार या टूटी सच्चाई। पार्ट 80। मीरा न्यूयॉर्क में उस आदमी की मौत की बरसी मनाने का कार्यक्रम था। उस आदमी की जिसने मेरे पिता की ठंडी रक्तहीन मौत की थी और जिसकी वजह से मेरी माँ धीरे धीरे पागलपन की हद तक टूट गई थी। 1 साल बाद वो भी चली गई, हमें दोनों बच्चों को दुनिया से लड़ने के लिए अकेला छोड़ गई। हाँ, अब पता चल गया था कि उसने मरने से पहले कई तरह से हमारी मदद की थी और उसका बेटा जेस भी कभी कभी अनजाने में वो सब जारी रखा था, पर इससे सदमे का घाव कम तो नहीं हो गया था। और ऊपर से ये सच्चाई कि मेरे पिता का जेस की आंटी के साथ अफेयर था, मैं अब तक उसे समझ ही नहीं पाई थी। भाई को कॉल करने के बारे में सोचा था, सब कुछ उसे बताना था, पर कुछ बातें सामने बैठकर कही जानी चाहिए। कब मिलूंगी पता न था, पर तय कर लिया था कि बताऊंगी। रेडी, जेस की आवाज ने मुझे विचारों से निकाला। मैंने सिर हिलाया। अगर आना नहीं चाहती तो मत चल, मीरा। यहाँ सुरक्षित है तू। नहीं, मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे इस यात्रा की जरूरत है। मन ही मन कह ना पाई, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। हम अभी भी किसी धुंधले किनारे पर खड़े थे। न नफरत पूरी थी, न प्यार खत्म हुआ था। दो टूटी आत्माएं जो किसी अजीब किस्मत से एक दूसरे तक पहुंची थी। बैग तैयार थे। सहायक सामान ले जाकर गाड़ी में रख रहे थे। सफर भर चुप्पी रही। कुछ बातें शब्दों में कभी न ढल सकती। विमान में बैठने के बाद कुछ औपचारिक बातें हुईं, पर तनाव की धार अब भी हमारे बीच थी। जब ठंडी हवा मेरी लाउंज वियर में घुस गई, तो उसने अपनी जैकेट मेरे कंधों पर डाल दी। फिर धीरे से मुझे अपने पास खींच लिया। मैं उसकी गर्माहट में ढह गई। खामोशी के बीच भी उसकी देखभाल कभी कम न हुई। चाहे मैं कितना भी गुस्सा करूं, वो हमेशा लौट आता था। हमेशा। अब बस ये जानना था, क्या वो सब एक कर्तव्य था या प्यार? क्या वो अपने पिता की कस्में पूरी कर रहा था या सचमुच मुझे चाहता था? मेरे पास अनगिनत सवाल थे। शायद कुछ जवाब अब भी उस पत्र के बचे हुए पन्नों में थे, जिन्हें मैं अब तक पढ़ने से डर रही थी। जब मेरी नजरें उसके चेहरे पर गईं, वो मुझे ही देख रहा था। धूसर आंखें पल भर को मेरे होठों की तरफ गईं। मैंने सांस खींची, जैसे अनजाने में अनुमति दे रही हूं। उसकी आंखों में थोड़ा संकोच था, थोड़ी मांग भी। मैंने हल्के से सिर हिलाया। वो आगे झुका। उसने मुझे चूमा। धीरे, थोड़ा सा भटके हुए सांसों के साथ। मैंने लंबी सांस भरी। काफी महीनों से उसके होठों का स्पर्श याद आ गया। मासिमो के मामले के बाद वो दूर हो गया था, पर मेरा मन अब तक उस स्पर्श के लिए तरस रहा था। जब अंत में हम अलग हुए, वो मेरे माथे से अपना माथा लगाए रहा। उसके चेहरे पर एक अकथनीय भाव था, कुछ कहना चाह रहा था, पर कहा नहीं। तू मेरे जीवन की सबसे पवित्र चीज है, वो धीरे से बोला। मैं मुस्कुरा पड़ी। मैं चीज नहीं हूँ, रोमानो। उसने हंसकर सिर हिलाया। मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे,
पर मतलब तू समझ गई ना? हाँ, मैंने धीरे से कहा। मैं समझ गई। मैं उसके और करीब सिमट गई। उसने मुझे थाम लिया। उसका गरम चुंबन मेरे होठों पर टिक गया और मैंने अपने आप से फुसफुसाया, संभल, मीरा। वो शोक में है। कुछ घंटों बाद हमारा विमान न्यूयॉर्क उतर रहा था। बारिश तेज सी हो गई थी। फ्लाइट अटेंडेंट ने हमें छाते दिए, पर जेस ने सिर्फ एक लिया। तू भीग जाएगा, मैंने झल्ला कर कहा। मुझे परवाह नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। वो सच कह रहा था। उसकी हथेली मेरी कमर के निचले हिस्से पर थी, जैसे मुझे सहारा दे रही हो। बारिश की बूंदें उसकी सफेद शर्ट से होकर त्वचा तक पहुंच रही थी। हम गाड़ी तक पहुंचे। मैं भूरे सीट पर सिर पीछे लगाकर बैठ गई। तू भीग गया है, सर्दी लग जाएगी, मैंने चिंतित स्वर में कहा और उसका गीला कॉलर खोलने की कोशिश की। वो मेरे हाथ धीरे से थामता हुआ बोला, थोड़ा और, घर पहुंच जाएंगे। कम से कम जैकेट पहने। मैंने उसकी तरफ जैकेट बढ़ाई। उसने हंसते हुए पहन ली। अब खुश? हाँ, मैंने हल्की मुस्कान से कहा। धीरे धीरे हम रोमानो एस्टेट के गेट तक पहुंच गए। इस बार वो जगह इतनी डरावनी न लगी। शायद क्योंकि मैं अब उससे इतनी नफरत न कर रही थी। मैंने पहलू से देखा, जेस की आंखों में एक गहरी खामोशी थी, जैसे वो कहीं पुराने जख्मों में भटके हुआ हो। बारिश अब बस फुहार रह गई थी। गाड़ी रुकी। वो बाहर निकला और दरवाजा खोलकर मेरा हाथ पकड़ा। डोना कार्मेला दरवाजे पर खड़ी थी। स्वागत है दोनों का, उसकी आवाज हमेशा की तरह संतुलित थी। मैंने उसे गले लगाया। आपको देखकर अच्छा लगा, वो मुस्कुराई। तेरे बाल फिर बढ़ गए हैं। मैंने झट से हाथ बालों पर फेरा। मुझे कटवाने की जरूरत है। कल भेजती हूँ स्टाइलिस्ट। हम दोनों हंस पड़ी। फिर वो जेस की तरफ मुड़ी। वो झुककर अपनी माँ को गले लग गया। उस आसन में माँ का हाथ उसके बालों पर था। एक पल को सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने मोबाइल निकाला और एक तस्वीर खींच ली। उसे यह स्मृति पसंद आएगी। हम ऊपर कमरों की ओर आ गए। डिनर से पहले ताज़ा होना था। डोना ने जिक्र किया था कि आज रात भोज होगा। शॉवर से निकलकर मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक का घूंट लिया जो डोना ने भेजा था। जेस टेबल के कोने पर खड़ा फोन पर बात कर रहा था और कपड़े उतारने की कोशिश में उलझ रहा था। मैंने आगे बढ़कर मदद की। उसका ध्यान भटक गया। मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। उसने फोन काट दिया। क्या कर रही है? मदद कर रही हूँ। दिख नहीं रहा क्या? मैंने मासूम अंदाज से कहा। धीरे से उसकी शर्ट उतारी, हाथ कंधों पर थमे रहे। उसकी नजरें मेरे चेहरे तक आईं, थोड़ी अंधेरी, थोड़ी भारी। तू मुझे उकसा रही है क्या? मैंने हैरानी से कहा। मुझे पता ही नहीं तू क्या बोल रहा है। वहीं रुक, वो बोला और फौरन बाथरूम की तरफ भाग गया। 5 मिनट में वो बाहर था, भीगा हुआ, पर कमाल का दिख रहा था। इधर आ, उसने धीरे से कहा। मैं काउच पर बैठी थी। मन में झिझक थी पर दिल में उत्सुकता। जेस, डिनर इंतजार कर रहा है, मैंने कहते हुए भी नजरें उसके सीने से हटा न सकी। वो धीमे से फुसफुसाया, मुझे कुछ और खाना है आज। और फिर सब संभालना मुमकिन न था। उसका चुंबन कड़क था, भूखा था। मैंने उसे खींचा, उसके कंधों में नाखून धंसा दिए। वो मुझे उठाकर बिस्तर तक ले गया। मेरे घुटने उसके कमर के चारों ओर थमे थे। हम इतना तरस गए थे कि फोरप्ले की कोई गुंजाइश न थी। जब वो अंदर आया, मैंने बस उसकी सांसें महसूस की और सारे दर्द, सारे सवाल कुछ पलों के लिए खामोश हो गए। उसके थ्रस्ट तेज और ठीक थे।
मेरे मुंह से आवाजें निकली जो मैंने कभी ना सोची थी। फिर मैं टूटी, वो भी टूटा। हमें फर्क न पड़ा कि कोई कॉन्डम नहीं था, ना हमने सोचा, ना रोका। जब वो मेरे बगल में लेट गया, दोनों की सांसें अभी भी तेज थी। और फिर उसके मुंह से निकला, मीरा, मैं तुझसे प्यार करता हूं। और माफ कर। जो कुछ मेरे पिता की वजह से तू सह गई। मैं चुप रही थोड़ी देर तक। फिर धीरे से कहा, थैंक यू, जेस। अरसे बाद हकीकत फिर से आ बैठी। हर गर्मी के बाद ठंडक से पहला कदम। मैं उठकर बाथरूम चली गई, वो भी तैयार होने लगा। सीढ़ियां उतरते वक्त उसने कहा, क्या मैंने वो पल खराब कर दिया? उसका चेहरा थोड़ा घबराया था और पहली बार मैं जोर से हंस पड़ी। वो भी हंस पड़ा। ऐसा फिर मत कहना, मैंने हंसी रोके कहा। वो मुस्कराया, अब समझ गई क्यों मैं कम बोलता हूँ? मैंने उसका चेहरा थामते हुए कहा, हाँ, समझ गई। मैंने उसके होठों पर हल्का चुंबन किया। फिर धीरे से कहा, रिकॉर्ड के लिए, जेस रोमानो, मुझे भी तुझसे थोड़ा सा प्यार है। और उसकी आंखें उस पल ऐसी दमकी जैसे न्यू ईयर की रात आसमान में आतिशबाजियां फूट पड़ी हों।